1 second now. Hello. 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 Are you able to see me? No, sir. Okay, give me a second. Sir, video is not enabled. Yes, I'm trying to do that thing only. क्या इशू आ रहा है? सर नीचे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है यहाँ पे। नहीं दिख रहा ना? हाँ, दिखा. ओके. यस. हाउ आर यू? फाइन सर। आप अकेले हो क्या? हाँ आप अकेले हो क्या यहाँ पर? सर मुझको मालूम नहीं, मैं तो अभी अकेले आया। नंदिता ने नहीं लिया ना सब्जेक्ट? पता नहीं सर, मुझे मैंने ये नहीं किया है। सर लिया है नंदिता ने सब्जेक्ट। ओके. ओके. मुर्तुजा. ओके. पहलाम. Let everyone come. Just wait for 5 minutes. Okay? ओके सर। Are you able to unmute yourself, every one of you? Yes, sir. Okay. मेरी वॉइस क्लियर है? यार कौन है? मत आओ. Shall we start? I think maximum of the people have come, so we can start right now. किसके घर से आवाज आ रही है इतनी? हेलो. अनम्यूट, म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट. थैंक यू. Okay. Okay. I'd like to say something before the starting of this topic about operation research. I'll just share my screen. Wait for a second.
I'd like to say something about OR before starting. OR is an ILOC course. It is introduced in 7th sem for you. सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें ज़्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते, जबकि ये सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस हैं. आज जो मैं करने जा रहा हूँ ना, वो बेसिकली मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ टॉपिक के साथ. रीज़न ये है इंट्रोड्यूस. हेलो, इज इट ऑडिबल फॉर एवरीवन? Okay. I am going to introduce the topic to you today. The reason for introducing only is the fact that I have not yet purchased PenTab. I am planning to purchase PenTab. I'll get it by today online. I'll get it by today. So by tomorrow we can start with the lecture. The issue that comes with operation research is not a theory based subject, or it is not a PPT based subject. It requires some kind of formulation and problem solving. इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो ऑपरेशन रिसर्च को. वो तरीका है, आप इसको सॉफ्टवेयर एंड पे भी जाके सॉल्व कर सकते हैं. बट सॉफ्टवेयर एंड पे सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा बेसिक फॉर्मुलेशन पता रहे. तो आज इनिशियली मैं क्या करूंगा, इनिशियली मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं हम ऑपरेशन रिसर्च में. तो ऑपरेशन रिसर्च के बारे में मुझे सबसे पहले ये चीज बतानी है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक. कहाँ पे पढ़ा है आपने टॉपिक? अगर आप ध्यान दो तो आपने 11th स्टैंडर्ड में एलपीपी पढ़ा है, जिसमें आपने ये चीज पढ़ी होगी अच्छे से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होता है. 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी चेंज द कलर. आपने वेरिएबल्स क्या होता है वो पढ़ा है, कंस्ट्रेंट क्या होता है वो पढ़ा है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो भी पढ़ा है आपने. फिर मैक्सिमाइज किसको करते हैं और मिनिमाइज किसको करते हैं. एक क्वेश्चन दिया रहता है लिटरली, और आपको वो क्वेश्चन को क्या करना रहता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना रहता है. ये हमने बेसिक किया है 11th स्टैंडर्ड में. जो भी एनोटेशन यूज कर रहा है प्लीज एनोटेशन ना यूज करे, नहीं तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. तो सबसे पहली चीज हमने 11th में इसको पढ़ा है. दूसरी चीज मैंने आपसे पहले ही पूछा था जब मैंने आपको 4th सेम में ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा था. आई थिंक मैथ्स 3 या मैथ्स 4 में भी एलपीपी टेक्निक्स आपने पढ़ी है थोड़ी सी, जो हम ऑपरेशन रिसर्च में यूज करते हैं, जिसमें कि एक सिंप्लेक्स मेथड है जिसको हम नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड भी बोलते हैं या एलपीपी बोलते हैं. दूसरा मेथड है बिग एम मेथड, और एक और मेथड है टू फेज मेथड. अब आपने जब ये मेथड्स यूज किया था तो आपने ये मेथड को सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के टर्म में यूज किया था, इंजीनियरिंग के टर्म में आपने ये मेथड्स को यूज नहीं किया था. अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड्स को यूज करेंगे जो हमने मैथ्स में यूज किया था. अगर आप गौर करें तो हमारे सब्जेक्ट का भी नाम रहता है अप्लाइड मैथमेटिक्स. अप्लाइड मैथमेटिक्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट इज एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स. यू हैव टू अप्लाई दैट टॉपिक एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, इन योर इंजीनियरिंग फील्ड. तो हम क्या करने वाले ये सब्जेक्ट में, जो हमने बेसिक एलपीपी पढ़ा है और एलपीपी की जो एडवांस टेक्निक हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन लेवल पे, सिंप्लेक्स हो गया, बिग एम हो गया, टू फेज हो गया, हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो याद रहनी चाहिए वो है इसका डेफिनेशन ये सब्जेक्ट का, जो काफी टिपिकल है और काफी इजी है अगर याद रखा जाए. आपने सुना होगा ऑप्टिमाइजेशन. इफ यू गो बाय द वर्ड, तो ऑप्टिमाइजेशन नाम से ही समझ में आता है कि ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट टू ऑप्टिमाइज समथिंग. तो इसमें ऑप्टिमाइज क्या करते हैं, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करते हैं. जैसे कि आपने ये भी सुना होगा नंबर ऑफ बेंचेस और नंबर ऑफ चेयर्स. अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ बेंचेस और नंबर ऑफ चेयर्स बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि कम से कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यूज हो जाए. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यूज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बेंचेस बन जाए और खर्चा कम से कम रह सके, तो इसको हम बोलते हैं हमको अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है और ऑप्टिमाइज करना है. तो इसमें हम एक चीज जो और करेंगे, कोई भी तरीके का रिसोर्सेज रहे, सपोज करो मैन पावर को आपको ऑप्टिमाइज करना है. सपोज करो एक कॉल सेंटर है, आपको वो कॉल सेंटर में लिटरली चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ काम करे और मैक्सिमम कॉल्स अटेंड कर सके. तो अगर आपको इसके लिए भी कोई सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है तो आप एलपीपी के थ्रू इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें दो मेन क्राइटेरिया रहता है. एक क्राइटेरिया रहता है कॉस्ट मिनिमम रखना, और दूसरी चीज रहती है प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रखना. तो हम यही दो बेसिक चीजों के ऊपर क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे. ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग. I'll just like to hear from you. I'll hear it afterwards. थोड़ा सा इशू हो रहा है इस वजह से. तो इनिशियली ये है कि हम 11th स्टैंडर्ड अप्लाइड मैथ्स और बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को हम इसमें यूज करने वाले हैं. ओके,
Give me a second. Give me a second, just a second. Just let me know whether I am properly audible or not. Anyone can message it in the chat also. ठीक है, we'll proceed with that thing. We'll proceed with that thing. I like to play this video for you, and I would like you to listen to this video carefully. Operational research began in the First World Wars when science was introduced in order to improve on military operations. In February 1917, German U-boats intensified their assault on the Britain's Atlantic supply line, sinking 1 in 10 ships sailing every month. British scientists analysed all available data and created the best possible model to help the convoy survive. They were optimised for size, speed and timings for sailings. Just 6 months later, losses were down to a 1 in 200, not only saving lives, but critically contributing to the survival of Great Britain. By 1934, analysts had identified a new problem. Simulations showed that in the event of war, German bombers could easily deliver a knockout blow. By 1938, this knockout blow could be delivered in just 24 hours. The British government asked a group of scientists to explore the feasibility of using radio waves to create a death ray which could shoot down or cook approaching bombers. Instead, scientists demonstrated how radio waves could detect and range aircraft, and radar was born. However, technology alone was not enough. Working in close partnership with RAF officers, the new team was able to combine scientific research with operational experience to create the greatest air defence system in the world. This groundbreaking approach was rapidly integrated to a network of both military and civilian defence assets. With operational research, it enabled the earliest possible detection and interception of enemy aircraft. By the Battle of Britain, radar had increased Fighter Command's defensive capability, and operational research doubled this to a factor of 20. In 1948, the Operational Research Club was founded, which 5 years later became the Operational Research Society. After the war, the scientists and officers involved in this pioneering approach found jobs in government, manufacturing, banking, health services, business, transport, defence, sport, and well beyond, taking the knowledge and insight of operational research with them.
where it has been solving problems and supporting decisions with science ever since. Hello. Hello. I would like to hear from anyone. Arbaz Kazi. Can you unmute yourself? Yes, sir. बेटा सुनाई दिया क्या वीडियो? ऑडिबल था? Yes, sir, audible था. प्रॉपर एकदम. Literally, I am just testing today. मैं चीजें टेस्ट कर रहा हूँ कि how is it working right now. I hope you are getting. Yes, sir. Okay. Secondly, मुझे ये बताना था. I think जावेद काजी सर भी आ गए क्या सुनने के लिए? Okay, okay, okay. Sir, good morning. अरे सर बच्चे हैं मेरे पास. अरे नहीं सर, अभी मैं देख रहा था कि कैसे करना है. अच्छा I ठीक was है. just Okay sir, you can somebody. I want every one of you to unmute yourself, please. बस थोड़ा डिस्टरबेंस कम रखो. बस. नौशाद. हाँ जी सर बोलिए. वीडियो ऑडिबल था? जी सर ऑडिएबल था. क्लैरिटी भी थी, कोई इशू नहीं है ना? सर वीडियो लैग कर रहा नहीं था नहीं थोड़ा। सर कोई इश्यू नहीं है. अच्छा सर ठीक थोड़ा है. लैग करके प्ले हो रहा था सर. साकिब. सर थोड़ा लैग होकर प्ले हो रहा था सर. जैसे कि वीडियो सर लैग होके प्ले हो रहा था. लेट ऑडिबल तो पूरा था, बट Okay. लैग हो रहा था. ओके ओके. ऑडियो बराबर था, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा था उसमें. मुझे ये बोलनी है कि हमारे सब्जेक्ट में वीडियोस नहीं आने वाले हैं. ये लिटरली मुझे इसलिए रखना पड़ा कि जस्ट मैं टेस्ट कर लूं चीजें कैसे वर्क कर रही हैं. मैंने पहले ही कहा कि हमारे सब्जेक्ट में दो चीजें होने वाली है. एक्चुअल में मुझे बतानी है, अभी बताता हूँ. मैं आपको अभी बता देता हूँ. आप म्यूट कर दो अपने आप को बस. हमारे सब्जेक्ट में अगर देखें ना सिलेबस के हिसाब से तो 3 ऑब्जेक्टिव्स दिया है. पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेट करना है रियल लाइफ प्रॉब्लम का. दूसरा जो उसने ऑब्जेक्टिव दिया है वही मैथमेटिकल मॉडल को ऑप्टिमाइज करके सॉल्व करना है. ऑप्टिमाइज का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको क्या करना है. अल्टीमेटली आपको उसका कॉस्ट मिनिमाइज करना है और आपको उसकी प्रोडक्टिविटी बेसिकली मैक्सिमाइज करनी है. तो पहले तो मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म करना है, दूसरा उसका कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी पे वर्क करना है, और तीसरा ऑप्शन देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, यूज मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर टू सॉल्व द प्रपोज मॉडल. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जब हम हाथ से कोई हैंड रिटन कैलकुलेशन करते हैं तो हम 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के ऊपर नहीं जा सकते. बट अगर आप ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक को सॉफ्टवेयर पे यूज करें तो आप थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो जो हम सब्जेक्ट में बेसिकली करते हैं ना, हम सब्जेक्ट में 2 चीज पे काम करते हैं. ठीक है. एक सेकेंड, आई एनोटेट इट. एक चीज पे जो हम काम करते हैं सब्जेक्ट में वो है पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 पे हम वर्क करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेट कर लेते हैं. हमने ये मैथमेटिकल मॉडल मैथ्स में भी फॉर्मुलेट किया है जब हमने बेसिक मैथ्स जब भी पढ़ा है हमने पहले. ठीक है. जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो रहते थे उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता था, हम उसको क्या करते थे, उसको फॉर्मुलेट करते थे. ठीक है. दूसरा जो हम सिलेबस में करने वाले हैं वो है हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन. हम मैथमेटिकल टूल यूज करके उसको ऑप्टिमाइज करेंगे. जो तीसरा उसने दिया है सॉफ्टवेयर, एक्चुअल में हमारे सिलेबस के स्कोप में ये है, पर इतना डीप सिलेबस है कि ये हम यूज नहीं कर पाते. तो मेरा बेसिकली फंक्शन क्या रहेगा, मेरा काम ये रहेगा कि मैं कोशिश करूं कि जो भी मैथमेटिकल टूल यूज करके हम प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम उसको रियल वर्ल्ड में, सपोज करो 4 वेरिएबल की जगह 10 वेरिएबल के लिए हम उसको सॉफ्टवेयर में प्रपोज करके सॉल्व कर सकें. ठीक है. अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर में सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर आप सबने सुना होगा एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सबने सुना है. आप शॉक हो जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसका ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आप ये सब फाइंड कर सकते हैं एक्सेल में. दूसरा जो सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज होता है उसका नाम है टोरा, TORA. तो आप टोरा से भी इसको कर सकते हैं. एक और सिस्टम है जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर ऑपरेशन रिसर्च, जिसका नाम है NCSS.
ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टूल है, एक वेब कंपनी है जो स्टैटिस्टिकल टूल प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर का, जिसपे आप प्रपोज्ड मॉडल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ये 3 ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। थोड़ा सा बोरिंग होगा इनिशियली क्योंकि मैं थियरी के साइड जा रहा हूँ, पर मेरा पहला काम है कि आपको ये चीजें बता दूं और उसके थ्रू मैं भी थोड़ा सा आइडिया ले लूं कि लेक्चर कैसे होने वाला है। हेलो, कौन है यार ये? हेलो बेटा, म्यूट कर दो खुद को। दूसरी चीज बतानी थी, दूसरी चीज जो बतानी थी वो आउटकम है। अगर आउटकम को देखेंगे तो आउटकम से पहले आप काम करिए, सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस में टोटल 6 मॉड्यूल है। अगर आप आज देखेंगे 14 + 5 19 24 28 38 आवर्स दिया है टोटल सिलेबस में। लास्ट टाइम जब हमने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, आई विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने और नवाज सर ने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, 38 आवर्स की जगह 60 आवर्स लग गए थे, तब भी 10% सिलेबस रह गया था हमसे। क्यों रह गया था? क्योंकि बच्चे लोग का भी प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। सपोज करो मैं कोई ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर और आपको मैं कुछ काम दे रहा हूँ घर पे करने को, तो आपका काम ये है कि आप घर पे जाके वो चीज को करो। वैसे तो हम सब घर पे ही बैठे अभी, आप बहुत ज्यादा फ्री हो, ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं है आपके पास। तो इनिशियली ऐसा होगा कि ये जो पहला मॉड्यूल है ना, अगर आप ध्यान दे, पहला मॉड्यूल 14 आवर्स, इसको कंप्लीट करने के लिए 25 आवर्स लग जाते हैं। क्यों 25 आवर्स लग जाते हैं? सिलेबस में 14 आवर्स मेंशन तो किया है, बट अगर बच्चे खुद से मेहनत नहीं करते हैं, खुद से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं, तो हर दिन जब लेक्चर में आते हो तो उनको नया फील आता है, ऐसा लगता है मैंने नहीं पढ़ा। तो हमारा जो क्राउड है 20 स्टूडेंट्स का, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबके सब पढ़ने वाले हैं, तो आपको जो भी काम दिया जाएगा आप सिंसियरली उसको कंप्लीट करोगे। क्यों कंप्लीट करोगे? ताकि हम ये सब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर एंड पे लेके जा सकें। एक और इम्पोर्टेंट इश्यू जो मुझे एड्रेस करना है पेंडेमिक का, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैकेनिकल डोमेन में जॉब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आपको ऑपरेशंस की चीजें आती है और आप अगर ऑपरेशंस में सर्टिफाई हो जाते हैं, सपोज करो आप ऑपरेशंस में इंजीनियरिंग करने के बाद 6 महीने का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स भी करते हैं, तो मैं बेट करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा जॉब मिल जाएगा ऑपरेशन मार्केट में। एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑपरेशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन इज नॉट लिमिटेड टू मैकेनिकल, operation is there for everything. It is even there for computer, it is even there for electrical, it is even there for stores, store management से लेके हर चीज में आप operations यूज करते हैं। ये एक important subject है MBA में। MBA in operations करके एक फील्ड है, 2 साल का 4 साल का कोर्स रहता है। तो वो जो 2 साल का कोर्स रहता है ना, उसका जितना भी सिलेबस है वो शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सिलेबस को भी कवर करेंगे, साथ में हम कोशिश करेंगे कि ये सिलेबस को हम सॉफ्टवेयर एंड पे लेके जा सके। इसमें मुझे जो आपसे रिक्वायर्ड है वो है थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन। बस आप कोऑर्डिनेट करो, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीज एग्जीक्यूट हो जाए ऑनलाइन। ओके, तो इसमें जो मेन चीज मुझे बतानी थी सिलेबस के बारे में, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है ना, उसी का एक्सटेंशन ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो ये जो मॉड्यूल में जितना भी टॉपिक दिया है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इट इज नथिंग बट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप मैथ्स को याद करो, आपने मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ा है। देखो ग्राफिकल मेथड क्या होता है आपने पढ़ा है, ग्राफ से कैसे इसको सॉल्व करते हैं एलपीपी को। अगर आप 12th करके आए हो तो आपने पहले भी पढ़ा है कि ग्राफिकल में एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं और हम ग्राफिकल से एलपीपी को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमने बेसिक मैथ्स 4 में आई थिंक पढ़ा है वो है सिंप्लेक्स मेथड। एक और मेथड जो हमने पढ़ा है जिसका नाम है बिग एम मेथड, जिसको आप बोलते थे पेनल्टी कॉस्ट मेथड। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पहला जो मॉड्यूल का पहला पार्ट जो है ना, वो आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू फेज मेथड भी आपने पढ़ा है। यहां तक आपने पढ़ा है, ये एंड तक आपने पूरी चीज पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज है वो सब के सब एप्लीकेशन है, एलपीपी को कैसे अप्लाई करना है फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिंपल बताता हूँ, सपोज करो अमेज़न से डिलीवरी आनी है, ठीक है, और अमेज़न से डिलीवरी सपोज करो बॉम्बे से उसको जाना है दिल्ली, और उसको होते हुए कहाँ से जाना है, दिल्ली होते हुए उसको कन्याकुमारी भी जाना है। सपोज करो उसको 2 जगह पे जाना है, तो आपको पता है दिल्ली कहाँ पर पड़ता, नॉर्थ में पड़ता, कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता, साउथ में पड़ता, बॉम्बे कहाँ पर है, दोनों के सेंटर में है। तो आपको पता है अगर मैं 2 ट्रक भेजूंगा, अगर मुझे सामान लोड करना है, तो अगर मैं दिल्ली भेज के कन्याकुमारी भेजूंगा तो मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, 2 ट्रक भेजूंगा, एक दिल्ली की साइड भेजूंगा और एक कहाँ भेजूंगा, कन्याकुमारी की साइड भेजूंगा। इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज करो आपको झांसी जाना है
और दिल्ली जाना है, 2 जगह आपको क्या करना है, माल डिलीवर करना है। आपका जो भी एक्सपोर्ट का माल है वो आपको डिलीवर करना है, ठीक है, जो भी ये ऑर्डर्स है वो आपको डिलीवर करने हैं, ठीक है, कोरियर। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको झांसी से दिल्ली जाना है तो बेस्ट क्या रहेगा, आप एक ही गाड़ी करोगे, एक ही ट्रक करोगे, उसी में सामान लोड करोगे और उसी से क्या कर दोगे, ट्रांसपोर्ट कर दोगे। तो इस तरीके से अगर हम कोई चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ही क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन थिंग्स, ठीक है। दूसरी चीज है, आपको सपोज करो असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट का मतलब मैं बताता हूँ, सपोज करो नौशाद है, नंदिता है, साकिब है और सपोज करो अदनान है, ठीक है। मुझे पता है ये 4 बंदे हैं और मुझे पता है कि सपोज करो मैं मानता हूँ कि अदनान जो है वो सॉल्व करने में बहुत अच्छा है, नौशाद जो है वो प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा है, ठीक है, और सपोज करो एक बंदा डॉक्यूमेंट करने में बहुत अच्छा है। तो कौन से बंदे को कौन सा टास्क देना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं असाइनिंग अ प्रॉब्लम, किसको कौन सा टास्क देना। अगर ये काम पे मैं वर्क करता हूँ, ये चीज पर मैं वर्क करता हूँ, तो वो टॉपिक को हम बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का दूसरा एक्सटेंशन जो रहता है वो क्या रहता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। आई विल जस्ट स्टॉप द शेयर एंड आई वुड लाइक टू नो वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। इरशाद, इरशाद, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? इरशाद सो तो नहीं रहा? इरशाद, इरशाद नहीं है बब्बा ये। हसनैन, हसनैन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हसनैन, इरशाद, या अल्लाह, किसी कोई है? हेलो, हेलो, अरे या अल्लाह, साकिब, साकिब, is there anyone who can unmute themselves? Umar, just type in the message whether you are able to unmute or not. Okay, thank you. Right now, can anyone unmute Hasnan? Yes, sir. कौन है? Yes, sir. Yes, sir. sir, yes, sir. So sorry, it was a fault from my end. How are you, Iftur Rahman? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। तो कंप्यूटर में गए थे, आए वर्ड। हाँ सर। तुम कंप्यूटर डिपार्टमेंट में गए थे, मैंने सुना। नहीं अरे नौशाद बोला। नहीं सर, झूठ मत बोलिए, झूठ बोल रहा है सर। सर नौशाद झूठ बोल रहा था। ठीक है, जो भी बोल रहा, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ तो मैं झूठ बोल रहा। ओके, मैं ऑडिबल टू एवरीवन? हिफ्जुर रहमान सुनाई? Yes, sir. हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ओके ओके। सेकेंड मॉड्यूल, वी कैन गो टू सेकेंड मॉड्यूल डायरेक्टली। पहला मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया कि वो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन है, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, इंटीजर। ट्रस्ट मी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने 2 टॉपिक के बारे में अच्छे से बता दिया, तीसरे टॉपिक की तरफ जाता हूँ, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने ये मैथ्स में सॉल्व किया है। सपोज करो बोला जाता है फाइंड नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। आपको क्या बोलेगा, मिनिमम कॉस्ट में
आप मैक्सिमम प्रॉफिट बता के बताओ, ठीक है। तो अगर ऐसा बोलेगा, सपोज करो नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल बनाना है, उसके लिए आपको बताया रहेगा इतना सरमाइका है, ठीक है, ये भी बताया रहेगा इतना वुड अवेलेबल है, इतने लेबर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट आपको दिए रहेंगे और आपको क्या बोलेगा, इसको ऑप्टिमाइज करो, कितने टेबल और कितने चेयर बना सकता हूँ ताकि मैं प्रॉफिट में रहूँ, ठीक है। तो इसमें सपोज करो टेबल की वैल्यू आती है 3.1, चेयर की वैल्यू आती है 2.6, ओके। जब हम मैथ्स में बेसिकली सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, तो जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं ना, तो हमको जो वैल्यू मिलती है ना, बहुत सारे बार वैल्यू हमको फ्रैक्शन में मिलती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ टेबल की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टेबल टू बी मेड इज 3.1, नंबर ऑफ चेयर टू बी मेड इज 2.7। अब हम सबको पता है कि हम 2.1 और 3.7 चेयर्स और टेबल तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये नंबर होल नंबर होना चाहिए। तो इस नंबर को लीनियर प्रोग्रामिंग को होल नंबर में कन्वर्ट करना जब रहता है, सपोज करो उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, पर 3.1 और 2.7 नहीं बना सकता, या तो मैं 3 बनाऊंगा 3.1 के जगह, या तो 4 बनाऊंगा, और 2.7 के जगह या तो मैं 2 बनाऊंगा या तो क्या बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा। तो ये जो काम है ये टॉपिक से कंप्लीट होता है, जिसका नाम है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये क्या करता है, हमारे एक नॉर्मल एलपीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है कि वो रिसोर्सेस को क्रिएट करना फिजिबली पॉसिबल है। क्योंकि 3.1 2.7 अगर देखे तो मैं 3 तो बना लूंगा, 2.7 में मैं 2 बना लूंगा, तो 0.8 रिसोर्स मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो वो 0.8 रिसोर्स वेस्ट होना मजाक नहीं है, क्योंकि जो क्वांटिटी बनती है वो मिलियंस में भी बनती है काफी टाइम। सपोज करो एक वॉशर बनाना है तो वो मिलियंस में भी बनता है, तो 0.8 मिलियन टाइम्स अगर कोई क्वांटिटी वेस्ट होगी तो वो काफी बड़ा वेस्ट होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या होल नंबर में। तो वो मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, पहला मॉड्यूल काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, और ये पहले मॉड्यूल को आप पूरा की पूरा एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है, मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट भी किया था। तो आप ये पूरे मॉड्यूल को एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यू कैन इवन टेक अप टू 100 ऑफ वेरिएबल्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इट विल सॉल्व, ठीक है। तो अगर आप इसके रिलेटेड अगर आप यही मॉड्यूल को पक्का कर लेते हैं तो आप अपने कैरियर में बहुत आगे जा सकते हैं। कैरियर में एक और चीज बतानी है, आपने मैथ्स के बारे में सुना होगा, मैथ्स जो एमएससी इन मैथ्स करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स में बहुत जाते हैं, डेटा एनालिसिस में बहुत जाते हैं। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है और स्टैटिस्टिकल टूल यूज करना है तो भी आपको ये पूरा की पूरा टॉपिक आना चाहिए। इसीलिए मैथ्स में ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, यही रीजन से, क्योंकि मैथ्स में ये सब टॉपिक को पहले से पढ़ा जाता है। ओके, हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ आते हैं, दूसरे मॉड्यूल की तरफ आते हैं। एक सेकेंड, पहले मॉड्यूल के बाद दूसरा मॉड्यूल काफी छोटा है, सिर्फ पहला मॉड्यूल ये सब्जेक्ट में लेंदी है, दूसरा मॉड्यूल काफी छोटा है। इसका भी नाम आपने सुना होगा, कहाँ सुना होगा मैं अभी बता देता हूँ। आपने क्यू देखा है, क्यू, रेलवे की क्यूज देखा है क्या? हेलो, कैन एनीवन अनम्यूट देमसेल्फ? नंदिता? हाँ सर, देखा है। कौन है ये? नंदिता है? कौन है भाई? आवाज से तो नहीं लग रहा है सर। कौन है? मुर्तुजा। सुनो सुनो, हाँ सर। आपने रेलवे की लाइन देखी है? हाँ कितने सर्वर रहते हैं? सर्वर का मतलब है कितने बंदे बैठे रहते हैं रेलवे की लाइन में जो आपको टिकट देते हैं? सर 4 या 8 होते हैं। बराबर। तो जब 4 या 8 रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल सर्वर मॉडल। यहाँ पे लिखा है, समझ रहा है? क्यूइंग थियरी में एक रहता है सिंगल सर्वर, जैसे कि टिकट आप रेलवे ये लेने जाते थे पहले, बॉक्स ऑफिस की टिकट आलिशान थिएटर मुंब्रा में जहाँ पे टिकट मिलती थी, तो आपको पता है एक बंदा बैठता था और सबको एक क्यू लगानी पड़ती थी। शांत रहो, कौन है यार, शांत रहो। तो जब एक क्यू लगानी पड़ती है और आपको क्या करना पड़ता है, वो क्यू में पूरे की पूरे बंदों को एक ही क्यू लगानी पड़ती है, क्योंकि सर्वर एक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्वर मॉडल क्यूइंग में। सर 2 लाइन रहती थी। अरे हाँ होती होगी, वो 2 लग जाती है, बंदा तो एक ही रहता था, मुझे याद है। मैं तुमसे पहले गया हूँ बेटा, तुम बाद में गए हो तो तुम्हें नहीं पता है। तो सिंगल सर्वर मॉडल में एक लाइन लगती है, मल्टीपल सर्वर मॉडल में एक से ज्यादा लाइन लगती है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या रहता है क्यूइंग मॉडल का? ये मॉडल के बारे में मैं बताना चाहूंगा। आप आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे जाओ, आईआईटी बॉम्बे में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर जाओ, सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे डालो तो आपको उनका एक पोर्टल मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी। वो लोग ट्रेन के ऊपर क्यूइंग मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं। क्यूइंग मॉडल एनालिसिस लाइक
अगर आपको मैथ्स थोड़ा भी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि एक ट्रेन ये टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सपोज करो 9 बजे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आपको पता है 9 बजे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, सिंपल चीज है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेन अगर ज्यादा रहेगी तो पब्लिक को भी फैसिलिटी मिलेगी। तो इसके ऊपर आईआईटी बॉम्बे में वर्क चल रहा है, ये मॉडल के ऊपर, क्यूइंग मॉडल के ऊपर, ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सके किसको, नंबर ऑफ ट्रेन को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पैसेंजर। एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यही चीज आप अगर मॉल्स में भी देखोगे तो एक ये डीमार्ट में अगर आप जाओगे, कौन है यार रेज हैंड किया है, कैन यू कैन आस्क द क्वेश्चन डी। ये क्वेश्चन हाथ रेस किया है भूल से कि सही में? शुड आई कंटिन्यू? हेलो सर करो करो, वो मजाक कर रहा होगा सर। अच्छा ठीक है, उसको रोकता मैं। उसका नाम क्या है डी का? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्यूइंग मॉडल में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्यू एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने डीमार्ट में भी देखा होगा, एक बंदा नहीं रहता है जो बिल बनाता है, 4 से 5 बंदा रहता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो जब भीड़ ज्यादा रहती है तो ऑटोमेटिकली क्यू को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो इस चीज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है, जब आप इसको स्टडी करेंगे ना, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्यूइंग मॉडल। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्यूइंग मॉडल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एलपीपी। ये भी जो टॉपिक है एलपीपी का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल के पास जाने से पहले सीधा नीचे जाते हैं। थर्ड मॉड्यूल बताने से पहले एक और मॉड्यूल बताता हूं। सपोज करो गेम थियरी, ये मॉड्यूल भी एलपीपी का ही पार्ट है। अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप गेम थियरी भी सॉल्व कर सकते हैं। गेम थियरी का मतलब थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। गेम थियरी का मतलब क्या है, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग। इफ आई एम गोइंग टू फास्ट जस्ट लेट मी नो, ठीक है। गेम थियरी का मतलब क्या है, सपोज करो दो दोस्त है और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक बेट लगाया उन्होंने, ठीक है। अब पता है दोनों को कि एक बंदा हारेगा और एक बंदा जीतेगा, ठीक है। जो जीतने वाला है वो क्या सोचेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और जो हारने वाला रहेगा, एक को तो पता है मैं हारूंगा, कोई भी हो सकता है, जो भी हारेगा वो क्या बोलेगा, मेरा कम से कम नुकसान हो। जीरो तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। सामने वाले का अगर प्रॉफिट हो रहा, दो ही लोग खेल रहे हैं, सपोज करो 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का बेट लगाए। अब एक को पता है कि दोनों ने 50-50 रुपए लगाए हैं, तो एक बंदा क्या चाहेगा, मैं पूरा 50 उसका जीत जाऊं, और दूसरा बंदा क्या चाहेगा, मेरा कम से कम पैसा जाए। तो जितना एक बंदा लूज करेगा उतना ही एक बंदा गेन करेगा, इसको बोलते हैं गेम थियरी, ठीक है। ये मार्केट में काफी यूज होता है। सपोज करो रिलायंस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, और बेसिकली रिलायंस के साथ सपोज करो वोडाफोन ने भी एक सिम कार्ड लॉन्च किया, दोनों ने सिम कार्ड लॉन्च किया। अब दोनों को पता है कि एक बंदा जीतेगा और एक बंदा हारेगा, ठीक है। तो रिलायंस और जियो का दोनों का काम क्या रहेगा कि अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो मैक्सिमम हो, और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो मिनिमम हो। और क्योंकि सिर्फ 2 प्लेयर है तो इतना अच्छे से पता है कि जितना वो प्रॉफिट कमाएगा उतना ही मैं लॉस कमाऊंगा मार्केट में। बेस्ड ऑन कस्टमर भी हो सकता है, बेस्ड ऑन मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी हो सकता है, बेस्ड ऑन जो मैंने इन्वेस्ट किया है, या जो बेस्ड ऑन मेरे कस्टमर है, वो दोनों चीज के ऊपर बेस्ड करता है। तो अगर आप गेम थियरी की बात करें तो गेम थियरी 2x2 लेवल की भी होती है, ठीक है। एक होती है 2x2 लेवल और एक होती है m/n लेवल। m/n मतलब जिसमें इनन्यूमरेबल ये आ सकते हैं, बंदे आ सकते हैं कंपीट करने के लिए। अगर कॉम्पिटिटर मोर देन 2x2 रहे, मतलब 2 बंदे ना रहे, दोनों साइड से एक एक बंदे रहेंगे, तो उसको 2x2 गेम बोलेंगे। बट अगर सपोज करो एक साइड 10 लोग हैं, जैसे कि YouTube पर आ जाओ, YouTube पे अगर आप देखें तो अगर आप सपोज करो ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाने जा रहे हैं YouTube पर, तो आपको पता है हंड्रेड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो जब 100 ऑफ कॉम्पिटिटर अवेलेबल है तो वो टाइप के गेम थियरी को आप क्या बोलेंगे, वो टाइप के गेम थियरी को आप बोलेंगे मल्टीपल गेम थियरी, ठीक है, जिसमें m/n मेथड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल गेम थियरी, ठीक है। 2-3 मॉड्यूल और है, वो भी एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू। हाईली ऑडिबल, ओके, हेलो हेलो, हेलो सर। सिर्फ 2 मिनट फ्रॉम समवन, किसी को कुछ पूछना है क्या अभी तक? बिंदास पूछो, अगर कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे। सर ये सब्जेक्ट बेसिकली पूरा मैथ्स जैसे रहेगा। परफेक्ट। कौन है ये, नाम बताएंगे आप? और उमर का। ओके, उमर। अच्छा, वो उमर कौन सा, कंजोकिया की दूसरा वाला, वो डिप्लोमा वाला? डिप्लोमा वाला सर, 18 DA में 90। दाढ़ी वाले क्या?
हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, भरोसा करिए। ठीक है, सबसे बड़ा इशू डिप्लोमा का लास्ट ईयर भी हो रहा था कि वो बच्चे मैथ्स की वजह से पीछे हट जाते हैं। ट्रस्ट करिए, पेपर काफी सिंपल रहता है लिटरली, और पेपर टफ भी आएगा ना तो हमारी तरफ से जो प्रिपरेशन रहता है ना वो टॉप नॉच लेवल का ही रहता है। मैं अपनी तरफ से भी गारंटी ले सकता, नवाज सर की तरफ से भी गारंटी ले सकता कि हमारा प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल का रहता है। तो मैथ्स रहता है इसमें, पर ऐसा मैथ्स नहीं रहता है जो आपको लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मतलब ये मैथ्स करके मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या टाइम पास चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा कि ये वाला स्टेप क्यों यूज किया है, ये वाली इक्वेशन क्यों यूज की है। और आपको बेसिकली अगर मैथ से डर लगता है तो ये सब्जेक्ट से आपका वो डर भी निकल जाएगा। ये एश्योरिटी आप मेरे से ले सकते हो। और कोई सर मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम 80+20, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, 8 ही क्वेश्चन आते पेपर में। अच्छा, पहला क्वेश्चन कोई 5-5 मार्क के 4 रहेंगे, और उसके बाद आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन। इतना ज्यादा कंटेंट रहता है अटेम्प्ट करने को कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी पास होने में। ठीक है, एक और चीज मुझे ये बतानी है, मैं लिटरली बोलना चाहता हूँ कि आज जो मार्केट है ना, मैकेनिकल का भी मार्केट है। आप घर पे बैठे हैं, आपको अच्छे से पता है, आप ट्राई भी कर रहे होंगे जॉब का घर पे बैठ के। तो मैकेनिकल का जो मार्केट है काफी कंस्ट्रेंट हो गया है। ठीक है, तो दूसरी जो फील्ड ओपन है ना, वो फील्ड है आईटी फील्ड ओपन है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट में अच्छा ग्रास्प करते हैं तो आप लिटरली आईटी फील्ड की तरफ जंप कर सकते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन ऑपरेशन रिसर्च। मैं ये नहीं बोल रहा आपको होल एंड सोल ऑपरेशन आईटी फील्ड करना है। आपको सिर्फ अगर ऑपरेशन आता है तो आप ऑपरेशन को भी यूज कर सकते हैं आईटी फील्ड में। एक काम करता हूं, उससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। In the quint. 1 second, just look at this video. I hope everyone is able to see. Try to listen to it carefully. Artificial intelligence and operations research or optimization are complementary technologies in one way. In this view, artificial intelligence could be a technique that makes better predictions about operations research-based optimization models. And I think this is an area that will see a lot of growth. That is also the other way around. It's feeding research. Please unmute. Sir, video is lagging. 1 second. No, it is not lagging. I have just stopped it. Someone, wait for a second. In machine learning, when you develop, you are naturally. Who is this person? यार कौन है? Please unmute yourself. Mute yourself. कौन है यार ये? I'll just play it again. With an optimization task, the task you're just view for 2 minutes. Artificial intelligence and operations research or optimization are complementary technologies in one way. In this view, artificial intelligence could be a technique that makes
better predictions about the data that we feed into operations research-based optimization models. And I think this is an area that will see a lot of growth over the coming years. There is also the other way around. Rather than AI models feeding into OR models, we have operations research techniques employed in AI-based machine learning models. In machine learning, when you develop a model, you are naturally faced with an optimization task. The task you're looking at is to build a model that makes the best prediction. It's a natural optimization task. And we are seeing the use of optimization techniques in machine learning more and more. In a much broader view of AI and operations research, when you think of AI as the area of computer science that is concerned with building systems that show intelligent behavior, you might, from that definition, say that operations research is artificial intelligence. It is not from the classical research point of view, because traditionally these were two separate disciplines that have independently developed techniques that often have a lot of things in common. But from the very general definition, building systems that do something intelligent, operations research could be classified as a part of artificial intelligence. Hello. If video is lagging, it might be due to your bandwidth. आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है. आपका वीडियो लैग कर रहा था क्या? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दो बस. I'll share the link of this video in the group also for you. Right now I am done with the lecture. I'll be taking lecture from tomorrow onwards, and I'll be taking on that pen tab. I'll try to take that on pen tab, so that won't be an issue. Lagging का कोई issue नहीं आएगा. Video play करते तो bandwidth ज़्यादा लगता है, उसके वजह से maybe lagging का issue आ रहा है. Okay? गूगल क्लासरूम भी बन जाएगा. एक्चुअल में जाकिर सर बना रहे गूगल क्लासरूम, उसको बनने थोड़ा सा टाइम लग रहा है. जाकिर सर आराम से बनाते हैं. तो जैसे क्लासरूम बन जाएगा, I'll add everything on गूगल क्लासरूम. रिगार्डिंग लेक्चर के लिए मैं एक PDF बना दूंगा, और लेक्चर रिकरिंग रहेगा. मतलब आपको बार बार लेक्चर के लिए लिंक नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ वो डे की लिंक पे क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिकली लेक्चर में एनरोल हो जाएंगे. जैसे टाइम टेबल होता है ना, वैसे एक छोटा सा PDF बना दूंगा. आप वो टाइम टेबल पे सिर्फ क्लिक करना, तो आप ऑटोमेटिकली लेक्चर के लिए एनरोल हो जाएंगे. ओके, ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं गूगल फॉर्म सर्कुलेट करूंगा. जो भी बंदे इंटरेस्टेड है तुम्हारी क्लास से लिटरली सब्जेक्ट के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी और अपना नाम और अपना रोल नंबर वो गूगल फॉर्म में डाल के मुझे दे सकते हैं. नोट्स पूरी बनी हुई है, नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग. एग्जाम छोड़ दो यार, एग्जाम वैसे भी कहाँ हो रहे हैं. दिसंबर में भी मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम होगा, बट आप पास हो जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो सब्जेक्ट को सीख लो. घर पे वैसे ही बैठे हुए हो, फालतू बैठे हो, तो उससे इंपॉर्टेंट है कि आप सीख लो. ठीक है, टर्म वर्क नहीं है ये सब्जेक्ट में, विदाउट टर्म वर्क है. सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का, और एक 80 मार्क्स का प्रॉब्लम है. प्रोजेक्ट और असाइनमेंट है ही नहीं इसमें. अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप सॉफ्टवेयर एंड पे जाके टीम वर्क में आप अच्छे से कोई चीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो आप लिटरली अगर करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसमें अगर सपोज करो मैं कोई टास्क देता हूँ, और अगर आप ये सोच रहे हो अरे ये टास्क कौन करेगा, इसका तो टर्म वर्क ही नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी. पर अगर आप इसको लिटरली पढ़ने के हिसाब से लेना चाहते हो, तो आई विल रिकमेंड गो फॉर दिस सब्जेक्ट. ठीक है, और मुझे जहां तक पता है इसमें जो भी क्राउड आया, आई थिंक पढ़ने के हिसाब से आया. तो इसमें प्रोजेक्ट का और टर्म वर्क का और असाइनमेंट का कोई इशू नहीं है. इंटरनल असेसमेंट एक है और एक फाइनल एग्जाम है. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट लर्निंग एस्पेक्ट के हिसाब से काफी अच्छा है. तो अगर आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, दिन का 1 घंटा लेक्चर रहेगा, हफ्ते में 3 ही दिन लेक्चर रहेगा,
तो 3 दिन लेक्चर के बाद आपके पास 4 दिन बचेगा। अगर आप लिटरली इसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी टेक्निक को समझने के लिए अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फ्यूचर में जाके आप ये सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने एरिया के भी, आपको अभी पता नहीं है इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए मुझे दूसरे लेक्चर के लिए जाना है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग so nicely, and I found 27 participants although registration was only 17 to 20, so that's nice of you and thank you so much for being so cooperative. Assalamu alaikum. Attendance is not there for today. From tomorrow I'll take the attendance and I'll be vocal about how to take the attendance. Don't worry about it. Attendance is not an issue for me. At least for this subject I don't care about attendance because I know those people who are coming for this lecture are very serious about it. So जिसको पढ़ना रहेगा वही आएगा, जिसको पढ़ना नहीं रहेगा वो वैसे ही नहीं आएगा. तो don't worry about attendance. We will consider a way to find the attendance. Right now just study and study. चलिए, अस्सलाम वालेकुम.